जैसा कि हमको विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में करना था, तो आज हम उसके बारे में करेंगे। देखिए, तो बिहार में अब सभी राशन कार्ड धारियों को मिलेगा मुफ्त इलाज। 8 जुलाई 2022 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों व अस्पतालों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 66 चिकित्सकों एवं 5 अस्पतालों को भी सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा के फलस्वरूप बिहार की 9 करोड़ की आबादी को प्रतिवर्ष परिवार 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए कवर किया जाएगा। एल्बेंडाजोल 22 अप्रैल 2022 को बिहार के मुंगेर में शाह जुबैर माध्यमिक विद्यालय गोरघट में एल्बेंडाजोल दवा खाने से 50 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। विदित हो कि एल्बेंडाजोल कृमि मुक्त की एक विश्व स्तरीय दवा है, जिसका उपयोग 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों में कृमि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस शुरू किया गया, जो प्रतिवर्ष 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। काउंटर ड्रोन सिस्टम अप्रैल 2022 में आईआईटी पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने काउंटर ड्रोन सिस्टम का विकास किया है। यह सिस्टम सुरक्षा एजेंसियों को अनधिकृत तरीके से उड़ रहे ड्रोनों को ट्रैक करने में सहायता करेगा। ठीक है, साथ ही यह सुरक्षा एजेंसियों को इन ड्रोनों को जमीन पर उतारने में भी सहायक होगा। ट्रिपल ड्रग थेरेपी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 3 जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDA की शुरुआत करने की योजना है। 3 जिले कौन कौन से? औरंगाबाद, शिवहर, शेखपुरा। ठीक है, अच्छा, ये जो साइड में भी न्यूज़ है ना, वो भी मैं साइड में पढ़ती जा रही हूँ। ये ऊपर नीचे अक्सर क्या होता है ना, पूरा एक लाइन से जाओ फिर ऊपर, और ऐसे पैरेलली करते जाओ तो वो ज़्यादा फिजिबल पड़ता है। दरभंगा, बक्सर और भागलपुर के बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज फिर होंगे शुरू। बिहार में बंद पड़े दरभंगा, बक्सर और भागलपुर आयुर्वेदिक कॉलेज शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे। इस बाबत विभाग के प्रधान सचिव व आयुष निदेशालय के KED को इसके लिए जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल पटना में आयोजित CME के उद्घाटन के अवसर पर कही। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 27 वर्षों के बाद 3270 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है ना। अब देखिए, डिजिटल हेल्थ कार्ड और ये टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च है ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 जून 2021 को एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में लगेगा कोरोना का टीका अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान के आरंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के अभियान गीत कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार को भी लॉन्च किया था ना। तो मैं भी पूछ सकते हैं कि गीत का लॉन्च कब किया गया था या इसकी टैगलाइन क्या है। तो डिजिटल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत क्या है कि बिहार सरकार ने राज्य की 12.9 करोड़ की आबादी को डिजिटल हेल्थ कार्ड देने की योजना बनाई है। आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड है। इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हर एक रिकॉर्ड रहेंगे। डॉक्टर या अस्पताल कंप्यूटर पर एक क्लिक के जरिए उस रोगी का सारा इतिहास जान सकेंगे। डिजिटल हेल्थ कार्ड में व्यक्ति का मोबाइल एवं आधार नंबर भी रहेगा। इन दोनों नंबरों के आधार पर ही यूनिक हेल्थ कार्ड बनेगा। कार्ड मिलने के बाद मरीज को अपने पुराने इलाज के लंबे चौड़े पुर्जे को एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। नालंदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को मिला शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जिनेवा ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया। इसके साथ ही पटना मौसम विज्ञान केंद्र मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अवलोकन के दीर्घकालिक रिकॉर्ड वाले शहरों के क्लब में शामिल हो गया है। पटना मौसम वेधशाला 1867 ईस्वी में ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है,
कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में राम बाबू को पहला टीका। तो आपको देखना ही चाहिए कि कोरोना का टीकाकरण अभियान कब प्रारंभ हुआ था, 16 जनवरी 2021। तो कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो गया। बिहार में 16 जनवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में IGMS में संस्थान के सफाई कर्मी बराम बाबू को पहला टीका लगाया गया। इसके बाद टीकाकरण प्रारंभ किया गया। दूसरा टीका एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को लगाया गया। ठीक है। अब स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी SMA, 10 माह का बच्चा अयांश रोहतास बिहार एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित देश का तीसरा व बिहार का पहला बच्चा है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और शरीर पूरी तरह कमज़ोर हो जाता है। इसके इलाज के लिए इंजेक्शन का निर्माण केवल अमेरिका में किया जाता है। ठीक है। मेडी रोबोट, BIT इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने मेडी रोबोट का आविष्कार किया है। इससे डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए सहायता मिलेगी। ठीक है। मेरी जो हम पैरेलली करते जाना ना, तो अब ये देखिए, पटना में पराली और भूसी से बना इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स में श्रीति को एशिया के 30 सबसे मेधावी लोगों में शामिल किया गया है। तो रीजन जानिए। 30 साल से कम उम्र की कैटेगरी में श्रीति को इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मान मिला। श्रीति ने पराली और धान की भूसी से जो कोविड अस्पताल तैयार किया है वो इको फ्रेंडली के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त भी है। पटना से सटे फतुआ के मसाड़ी गांव में श्रीति का यह प्रयोग डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में खड़ा है। इस अस्पताल में 50 बेड की क्षमता है। हिट कोविड ऐप। बिहार सरकार ने 17 मई 2021 को हिट कोविड ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में कोविड पॉजिटिव वैसे मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें उचित देखरेख के साथ ही समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ एकेडमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किया समझौता। भारत के घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह अपने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में फ्लिपकार्ट का प्रयास है, जिसे पिछले 5 वर्षों से प्रचारित किया जा रहा है। इस साझेदारी से IIT पटना के छात्रों और स्कॉलर के लिए वास्तविक विश्व उद्योग संपर्क लाने की उम्मीद है। यह संकाय सदस्यों को विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर काम करने का अवसर भी प्रदान करेगा। IIT पटना संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, शोध पत्र लिखने, सेमिनार, इंटर्नशिप, मेंटरशिप के अवसरों आदि के आयोजन जैसे कई कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। यह समझौता ज्ञापन उद्योग और शिक्षा के बीच दीर्घकालिक संबंधों को स्थापित करने और अनुसंधान को नई परियोजनाओं में बदलने और पारिस्थितिकी तंत्र ड्राइव में मदद करेगा, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। तो आपको समझ में आया कि फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ जो एकेडमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। तो ये जो विभिन्न क्षेत्रों इस पर काम करेगा और ये थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे भी जो है ना एक बिजनेस का जो कमर्शलाइजेशन होता है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है। और बिहार की पहली एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब। पटना में बिहार राज्य की पहली एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण IGIMS में किया गया। लैब के बन जाने के बाद ट्रामा केस में पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर मरीजों की जान बचा सकेंगे। लैब के स्पेशलिस्ट डॉक्टर IGIMS ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे डॉक्टरों को भी ट्रामा केस में मरीज की जान बचाने का उपाय करें इसकी ट्रेनिंग देंगे। उन्हें देश व दुनिया में ट्रॉमा केस में इस्तेमाल होने वाली
मॉडर्न टेक्नोलॉजी व इलाज की जानकारी देंगे। उन्हें समय समय पर अपडेटेड जानकारियाँ देंगे। लैब ट्रॉमा केस में मरीजों को कम से कम नुकसान पहुँचे और जल्द से जल्द रिकवरी हो, इसके उपायों पर भी काम करेगी। लैब में ज़रूरी रिसर्च व स्टडी का भी काम होगा। ठीक है, तो अब इस सेगमेंट में हम पर्यावरण व पारिस्थितिकी का भी पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण परिस्थिति में देखते हैं बिहार में वज्रपात का बढ़ता प्रकोप। जुलाई 2022 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक अध्ययन में बताया गया कि बिहार में प्राकृतिक आपदाओं में वज्रपात सबसे ज़्यादा घातक होता जा रहा है। इसके चलते पिछले 6 वर्षों में लगभग 2000 लोगों की जान जा चुकी है। वज्रपात के लिहाज से जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद, गया, कटिहार, पटना, नवादा और रोहतास जिले सबसे ज़्यादा संवेदनशील। ये साउथ में है ना, जितने बिहार के जिले ये अत्यधिक संवेदनशील हैं। मतलब जैसे देखिए नवादा हो गया, रोहतास हो गया, बांका हो गया, है ना, जमुई हो गया। तो इसलिए इस बार 3 जिलों पटना, गया और औरंगाबाद, तो पटना, गया, औरंगाबाद को ज़्यादा सतर्क किया गया है। बिहार की पक्षी गणना 2022, ठीक है, तो मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा राज्य में पहली बार आयोजित पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए, जिसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। यह गणना बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से करवाई गई है। इस गणना के अनुसार बिहार राज्य के कुल 68 जलाशयों में पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई हैं। विदित हो कि इन पक्षियों की कुल संख्या लगभग 45,173 है। तो इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या क्या है कि किसने करवाया, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, और संस्था कौन सी, वेटलैंड इंटरनेशनल। ठीक है, कितने जलाशयों में 68, पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई, 202, और कितनी संख्या पक्षियों की, 45,173। इन पक्षियों की जो 202 प्रजातियां, उनमें से 80 प्रजातियां जलीय पक्षियों की हैं, जिनमें लेसर व्हिस्लिंग डक, एशियन ओपन बिल्ड स्ट्रोक, लिटिल कॉमेरेंट एंड कॉमन कूट गढ़वाल आदि शामिल हैं। इस पक्षी गणना के अनुसार जलीय पक्षियों का वितरण निम्न प्रकार है। बोगाबील झील 4,973, इंद्रपुरी बैराज 2,641, नागानकटी डैम 2,430, कुल महादेव डैम मात्र 3, सीता डैम में सिर्फ 24 पक्षी मिले। ठीक है, बक्सर में विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने हाल ही में बिहार के बक्सर में एक डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का वर्चुअली उद्घाटन किया। ठीक है, तो जो ये डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर यानी विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक एक पोर्टेबल इंसिनरेटर है, जो प्रति घंटे कपास, प्लास्टिक या इस तरह की सामग्री से बने 550 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को हैंडल करने की क्षमता रखता है। तोशिबा वाटर सॉल्यूशंस बिहार में जलमल शोधन संयंत्र लगाएगी। जापानी कंपनी तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सॉल्यूशन कॉरपोरेशन TISS की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी तोशिबा वाटर सॉल्यूशंस ने 4 अगस्त 2021 को एक पंप स्टेशन सहित जलमल शोधन संयंत्र के निर्माण और उसके संचालन एवं रखरखाव की एक परियोजना पर बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड BUIDCO के साथ एक अनुबंध किया है। यह सीवेज निर्माण परियोजना गंगा को साफ करने के भारत सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। वायु प्रदूषण कम करने को एक नए पथवे पर चलेगा बिहार। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिहार नए पाथवे पर चलेगा। बिहार देश में पहला पाथवे वाला प्रदेश होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बीच 2 बैठकें हो चुकी हैं और समझौता पत्र तैयार हो चुका है। इसका निर्माण UNEP के निर्देशन में होगा। इस प्रोजेक्ट पर 2040 तक काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उसके अवशोषण के उपाय भी किए जाएंगे। कार्बन पाथवे एक ऐसा क्षेत्र है जहां कार्बन के उत्सर्जन एवं अवशोषण में संतुलन बना रहता है। बिहार पृथ्वी दिवस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 अगस्त 2021 को
9 अगस्त 2021 को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित जल जीवन हरियाली अभियान के जागरूकता कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वर्ष 2011 को इसी दिन बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पृथ्वी का संरक्षण और इसमें सहभागिता को बढ़ाना है। बिहार सरकार ने यूएनईपी के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर, है ना। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत यूएनईपी की मदद से बिहार में प्रदूषण की समस्या को खत्म किया जाएगा। साल 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम कर लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यूएनईपी प्रदूषण की समस्या खत्म करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी तैयार करने में तकनीकी मदद मुहैया कराएगा। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर जिले में खोला गया। इस पुनर्वास केंद्र को वन विभाग के सुंदर वन में बनाया गया तथा इसे तकनीकी प्रारूप को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा तैयार किया गया है। कछुओं की बढ़ती तस्करी और विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए इस पुनर्वास केंद्र को खोला गया है। पटना में बनेगा एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र। बिहार के पटना में 30.52 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में 3031 डॉल्फिन में से करीब आधी संख्या 1455 बिहार में पाई जाती है। आप एक मोटा मोटा अंदाज मान लीजिए 3000 है, तो उसमें से जो आपकी 1450 या 1455 या 1500 एवरेज मान के चलिए, तो ये आपकी बिहार में पाई जाती है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक करेंगे शिक्षा एवं मानव संसाधन। बिहार शिक्षा परियोजना को आत्मरक्षा झांकी में प्रथम स्थान। बिहार में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान प्रदर्शित झांकियों में से बिहार शिक्षा परियोजना को आत्म सुरक्षा विषय पर प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। बिहार की सूफी परंपरा पर आधारित सूचना एवं जन संपर्क विभाग की मनेर शरीफ की झांकी को दूसरा तथा लोक सेवाओं के अधिकार के लिए लोगों को जानकारी देती सामान्य प्रशासन की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। NIRF 2021 ओवरऑल रैंकिंग में बिहार से IIT पटना। ठीक है, अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर 2021 को NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से जारी देश भर के संस्थानों की रैंकिंग में IIT पटना को 55.75 अंकों के साथ 51वां स्थान प्राप्त हुआ। ओवरऑल रैंकिंग में जगह बनाने वाला IIT पटना बिहार का एकमात्र संस्थान है। यह पिछली बार की तुलना में 3 पायदान ऊपर चढ़ा है। पिछली बार IIT पटना को 55वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस बार ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को देश का सबसे बेस्ट शैक्षणिक संस्थान चुना गया है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण। बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की। गौरतलब है कि राज्य सरकार के इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% आरक्षण, है ना। बिहार सरकार ने बिहार की बेटियों के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड सह स्पोर्ट्स अकादमी के समीप यह खेल विश्वविद्यालय खोला जाना है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूरी आता है। जैसा मतलब प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए मैं कोई पेपर सेट करने वाली नहीं हूँ, जस्ट एक प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स गो नाउ। सभी ग्राम पंचायतों की अपनी वेबसाइट। मई 2022 में बिहार राज्य के पंचायती राज विभाग ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वेबसाइट विकसित करने हेतु बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन, है ना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और केंद्र सरकार के अन्य संस्थान से संपर्क किया है। ठीक है, बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने विभाग को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कोटेशन मिलने के बाद सभी
8,387 ग्राम पंचायतों की वेबसाइट विकसित करने की परियोजना शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। इन वेबसाइटों को प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS से लैस किया जाएगा, ताकि ग्राम पंचायतों में विकास और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए गए फंड के लिए अधिक जवाबदेही लाई जा सके। विदित हो कि ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य पदाधिकारियों को वेबसाइट को संभालने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। अभी आप देखते हैं ना, प्रधान कितना कहाँ पे कैसे खर्च करता है, सब कुछ मैनुअली अपडेट किया जाता है, कोई फीडिंग नहीं होती है, तो उसमें आप आसानी से वो लोग हेरा फेरी कर लेते हैं। मान लो एक ही पैसे को वो 2 जगह भी बता लेते हैं, बट जब ये कंप्यूटर पर अपडेट हो जाएगा तो एक ट्रांसपेरेंसी होगी कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया और क्या उसे सही खर्च किया गया, है ना। एक तरीके से कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी आएगी, है ना। चलिए आगे, ई संजीवनी पोर्टल। तो ई संजीवनी पोर्टल क्या है? मई 2022 में जारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 14 महीने में प्रदेश के लगभग 13 लाख लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया। विदित हो कि बिहार में ई संजीवनी की शुरुआत फरवरी 2021 में हुई थी। तब से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक राज्य के सभी 38 जिलों में 12,89,602 लोगों ने ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन के द्वारा चिकित्सीय परामर्श लिया और अपना उपचार कराया। इस पोर्टल को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC मोहाली द्वारा विकसित किया गया। अब देखिए, ई संजीवनी पोर्टल किससे संबंधित है? तो कोविड-19 महामारी के दौरान रोगी को डॉक्टर से परामर्श देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। फिलो पोर्टल 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए फिलो पोर्टल का प्रारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों में अध्ययनरत 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के 45 लाख से ज़्यादा छात्र लाभान्वित होंगे। इस पोर्टल से स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी की प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा मिलेगा। इस पोर्टल के संचालन के लिए शिक्षकों की शिक्षा में आवश्यकता अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विदित हो कि फिलो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है फ्रेंड यानी दोस्त। बिहार सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को फिलो डिजिटल प्लेटफॉर्म निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ऐप पर सवाल पूछते ही 60 सेकंड के अंदर छात्रों से ट्यूटर जुड़ेंगे और सवाल को हल करने के तरीके बताएंगे। विदित हो कि क्लासरूम दायरे से बाहर जाकर छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना। स्पैरो मई 2022 में बिहार सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पैरो का नाम सुन के आप सोचेंगे ये गौरैया है, बट ये गौरैया नहीं है। ठीक है। बिहार सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए स्पैरो प्रणाली लागू कर दी है, जिसे वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। स्पैरो एक ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ई निश्चय पोर्टल, अब ई निश्चय पोर्टल किससे संबंधित है? पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित किया गया है। इसके द्वारा उपभोक्ता पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। ठीक है। अब अभी ई निश्चय किससे संबंधित है? तो सबसे पहले विभाग कौन सा? पंचायती राज विभाग। और किससे संबंधित है? जल से, नाली के पक्कीकरण से। ठीक है। हाँ, चक्र ऐप, अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए बिहार पुलिस ने चक्र ऐप लॉन्च की है। इस ऐप के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार सिपाहियों एवं रिटायर्ड अफसरों को जांच का प्रभार दिया जाएगा। इसमें पिछले 10 सालों का डेटा फीड है। ठीक है। मतलब चक्र ऐप क्या हुई, यहाँ पे हर रिकॉर्ड पूरा रखा गया। ठीक है। और सिपाहियों रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं उनको जांच का प्रभार दिया जाएगा, क्योंकि भाई आधा केस उन्होंने सॉल्व कर लिया, अब वो रिटायर हो गए तो आधा कोई और तो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए पूरा अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑडियो कुंभ ऐप है ना। ऑडियो कुंभ ऐप क्या है? पटना में RSS के संघ संचालक मोहन बागपत ने इसका लोकार्पण किया। इस ऐप के माध्यम से लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को सुन सकेंगे। ठीक है। अनमोल ऐप, परिचय,
अनमोल ऐप किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी ऐप है, ठीक है। अनमोल यानी ANM ऑनलाइन, ठीक है। अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस ऐप में उनके टीकाकरण से ANC, PNC और संस्थागत प्रसव तक शामिल हैं। राज्य भर में 17,000 टैब दिए जाएंगे ANM को, जिसके जरिए वे ऑनलाइन मोड में काम करेंगी, ठीक है। भारत कॉलर ऐप, भारत कॉलर ऐप क्या है? पटना के प्रज्वल ने ट्रू कॉलर जो की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया है, ठीक है। 15 अगस्त 2021 को लॉन्च ये ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रही है। प्रज्वल का सबसे बड़ा मकसद देश के मोबाइल उपभोक्ताओं की गोपनीयता को सुरक्षित रखना है। 33 वर्षीय प्रज्वल सिन्हा को पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया था। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के स्टार्टअप के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया था। अश्विन पोर्टल, बिहार राज्य में आशा के प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए अश्विन पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आशा की प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। आशा को अश्विन पोर्टल के माध्यम से अपने किए गए कार्यों का ब्यौरा अपने से अपलोड करना होगा। कटिहार में खुलेगा 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन। राज्य का 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन कटिहार में खुलेगा। किसानों के बीच कम्युनिटी रेडियो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में रोज हो रहे नए शोध इससे प्रसारित किए जाते हैं। साथ ही अब सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। राज्य में अभी 7 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन मिलेगी एम्बुलेंस 102 की सेवा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 102 इमरजेंसी बिहार की भी शुरुआत की। अब मतलब क्या है 102 क्या है, तो आप देखिए इसके जरिए एम्बुलेंस की ट्रैकिंग की जाएगी, ठीक है। परिजन अपने मरीज को एम्बुलेंस के साथ ट्रैकिंग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से अधिकारी एम्बुलेंस की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे। 102 एम्बुलेंस अब आसानी से हर किसी के लिए सुलभ होगी। लाइव लोकेशन ट्रेस करने के लिए नए मोबाइल ऐप से जोड़ा जा रहा है। इसके माध्यम से पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम के साथ ही एम्बुलेंस के लिए कॉल करने वालों को भी मिलती रहेगी। जैसे ही कोई मरीज या परिजन 102 एम्बुलेंस के लिए कॉल करेगा, संबंधित व्यक्ति के पास मैसेज चला जाएगा। इसमें चालक, टेक्नीशियन के मोबाइल नंबर, एम्बुलेंस के नंबर लिंक होंगे। इस लिंक को खोलने पर एम्बुलेंस की लाइव लोकेशन मिलती रहेगी। गर्भवती महिलाओं के लिए वंडर ऐप किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से दवा लेनी चाहिए, ये सब कुछ इस पर उपलब्ध होगा। महिलाओं के गर्भधारण से लेकर प्रसव काल तक हुए नियमित और आवश्यकता आधारित जांच के आंकड़ों को वंडर वेब पोर्टल पर डाला जाएगा। इससे उन्हें जरूरी चिकित्सा प्रोटोकॉल मिल सकेगा। मतलब अलग लक्षण आने पर इस वंडर ऐप से चिकित्सीय सलाह भी ली जा सकती है। वज्रपात हेतु इंद्रवज्र ऐप, ठीक है। आसमानी बिजली के गिरने से कई लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार मौसम को लेकर लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है और इससे बचने के तरीके भी बता रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार की आपदा प्रबंधन टीम ने इंद्रवज्र नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की खासियत ये है कि यह बिजली गिरने से 40-45 मिनट पहले ही अलर्ट जारी कर देती है। इस दौरान आपके स्मार्टफोन पर एक रिंगटोन बजेगा। बिहार सरकार ने राज्य के लोगों को इस ऐप को अधिक से अधिक डाउनलोड करने की अपील की है। विदित हो कि वज्रपात की पूर्व सूचना चेतावनी प्राप्त करने के लिए बिहार आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अर्थ नेटवर्क कंपनी के सहयोग से राज्य में इस साल वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। इस चेतावनी प्रणाली से किस क्षेत्र में वज्रपात होने के संबंध में 30 से 40 मिनट पूर्व चेतावनी उपलब्ध कराई जाती है। बिहार के पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी अर्थ नेटवर्क कंपनी के सहयोग से इस वज्रपात आपदा चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई है। अब परिमार्जन पोर्टल क्या है? बिहार सरकार ने डिजिटलाइजेशन की ओर एक और कदम बढ़ाया है। सरकार के इस सकारात्मक कदम से भूमि जमाबंदी में सुधार को लेकर लोगों को अब कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजीकरण में अशुद्धियों के सुधार को लेकर अब एक नया परिमार्जन नामक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिससे लोग अपनी भूमि की जमाबंदी में सुधार को लेकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसकी मदद से उन्हें घर बैठे बैठे ही उनकी समस्या को सुलझा दिया जाएगा।
परिमार्जन पोर्टल की मदद से भूधारी अपनी जमाबंदी में रैयतों के नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान या किसी भी तरह के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के उपरांत अंचल कार्यालय के अधिकारी व कर्मी इसकी जांच करेंगे। जांचोपरांत इसका सुधार किया जाएगा। कृषि, पशुपालन एवं उद्योग, गेहूं धान खरीद पर 10,000 करोड़ रुपए की गारंटी, बिहार सरकार। ठीक है, अब 21 जून 2022 को बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किसानों को गेहूं और धान की खरीद पर 10,000 करोड़ रुपए की गारंटी देने की मंजूरी प्रदान की। यह गारंटी कमर्शियल बैंकों, नाबार्ड जैसे संस्थानों से कर्ज लेने पर मिलेगी। अब मछली उत्पादन में बिहार, जून 2022 में बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर पहुंच गया। विदित हो कि वर्ष 2007-8 में राज्य में 2.88 लाख टन सालाना मछली उत्पादन होता था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 7.62 लाख टन हो गया है। इसी तरह प्रदेश में दूध उत्पादन भी दोगुना हो गया है। वर्ष 2007-8 में 57.7 लाख टन दूध उत्पादन होता था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 115.2 लाख टन हो गया है। उल्लेखनीय है, वर्ष 2008 से राज्य ने कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन से दूध, अंडा एवं मछली के रिकॉर्ड उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हासिल की है। ठीक है, धान की नई किस्म हीरा, 27 अप्रैल 2022 को हैदराबाद में आयोजित समन्वित चावल सुधार परियोजना की 57वीं वार्षिक धान शोध बैठक में धान की नई किस्म हीरा का चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया। धान की इस नई किस्म का विकास भागलपुर में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह व उनकी टीम द्वारा किया गया है। धान की यह किस्म बाढ़ के पानी में 15 दिनों तक डूबी रहने के बाद भी खराब नहीं होगी तथा इसकी उत्पादन क्षमता भी सामान्य धान से 1.5 गुना अर्थात 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के 10 जिलों का चयन हुआ है। मई 2022 में केंद्र सरकार ने कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बिहार के 10 जिलों को चुना है। ये जिले दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी हैं। ठीक है, और बिहार मशरूम उत्पादन में प्रथम। मई 2022 में जारी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार वर्ष 2021-22 में 28,000 टन से ज़्यादा मशरूम उत्पादन कर देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया है। विदित हो कि इससे पहले ओडिशा मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर था। वर्ष 2021-22 में बिहार में 28,000 टन से ज़्यादा मशरूम उत्पादन हुआ, जो देश में उत्पादित कुल मशरूम का 10.82% है ना। पिछले वर्ष बिहार में 23,000 टन मशरूम का उत्पादन हुआ था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नए आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसका कुल उत्पादन में 9.89% मतलब हिस्सा है तथा 9.66% हिस्सेदारी साथ आप देखिए राष्ट्रीय मतलब मशरूम उत्पादन में बिहार पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है और तीसरा ओडिशा है। ठीक है, अब खरीफ महाअभियान 2022। बिहार सरकार ने किसानों को मौसम के अनुकूल खेती करने को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार माइक्रो इरिगेशन को इस महाअभियान से जोड़ते हुए 21 रथों को रवाना किया। यह बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए चलाए जाने वाला एक प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम है। इसके तहत किसानों को फसलों के संबंध में तकनीकी जानकारी दी जाएगी तथा फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ यह अभियान जैविक खेती को भी प्रोत्साहित करेगा। विदित हो कि बिहार सरकार किसानों के सहायतार्थ इसमें 90% तक का अनुदान दे रही है। इसके अलावा बीज और बागवानी को लेकर भी किसानों को रथ के माध्यम से सरकार जागरूक करने का प्रयास कर रही है। रोहतास मॉडल। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। रोहतास मॉडल के तहत स्ट्रॉ बेलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव पर पराली का कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। इस बंडल को डेयरी समितियों को बेचा जाता है, जहां इसका प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। इससे न केवल कृषकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, बल्कि पशुपालकों को चारे संबंधी समस्या का समाधान होने से पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद को भी बढ़ावा मिलता है।
गौरतलब है कि उत्तर भारत में पराली का प्रबंधन अत्यंत जटिल समस्या है। दरअसल प्रत्येक वर्ष किसानों द्वारा फसल अवशेषों को जलाने से विभिन्न प्रकार की पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर में शीत ऋतु में स्मॉग की समस्या। ऐसे में पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे बिहार राज्य में विस्तारित करना महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में पोटास एवं क्रोमियम निकल के खनन को मंजूरी मिली। भारत सरकार ने बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में पोटास, देखिए याद रखना है ना, औरंगाबाद, अब जैसे कैसे याद रखेंगे, जी के याद रख लीजिए, जी फॉर गया, के फॉर पोटास, पोटेशियम, ठीक है, आ जी के, जी के है ना, आ से औरंगाबाद, जी से गया, के से पोटाश, और रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकल के खनन के लिए बिहार सरकार को मंजूरी प्रदान की है। नई दिल्ली में आयोजित खनिजों की खोज पर आधारित उच्च स्तरीय बैठक में बिहार को खनन के लिए 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इन 4 ब्लॉकों में से औरंगाबाद एवं गया जिले के लिए पोटाश के एक ब्लॉक तथा रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकल के एक माइनिंग ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत सरकार ने पुष्टि की थी कि बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास तथा रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकल के भंडार भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। कृषि कॉलेजों की स्थापना। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की है। कृषि जैव तकनीकी कॉलेज सबौर भागलपुर, कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा, कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना। मुंगेर बंदूक कारखाना। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा मुंगेर की ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा की गई। इसको मीर कासिम ने स्थापित करवाया था। देसी मरचा का चूड़ा। देसी मरचा का चूड़ा को कृषि विभाग द्वारा पश्चिमी चंपारण जिला का ब्रांड बनाने की रणनीति तैयार की गई है, जो दोन क्षेत्र में देसी धान बीज से तैयार की जाती है। ठीक है। किसान यूनिक आईडी नंबर। बिहार सरकार के बीज निगम द्वारा प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने की घोषणा की गई। इस आईडी के आधार पर किसान अब किसी भी सीजन में बीज के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस यूनिक आईडी के जरिए बीज सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। बीज का उत्पादन करने वाला इंसान हो अथवा बीज लेने वाला कलेक्शन सेंटर, उससे MMS पर सूचना मिल जाएगी। बिहार बीज निगम को मिला ISO प्रमाण पत्र। बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन एवं बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भी अपनी मुहर लगा दी है। ठीक है, देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज प्रबंधन। देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं को ISO प्रमाण पत्र देने वाली इस संस्था ने बिहार बीज निगम को 3 क्षेत्र में ISO प्रमाण पत्र दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन एवं रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री अब जैविक कॉरिडोर की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की है। 12 जून 2021 को नीतीश कुमार ने इस संबंध में ट्वीट किया। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों के पास के 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। इस योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान और निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। बिहार की शाही लीची को मिला फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। बिहार की शाही लीची अब विदेश में भी बिहार के नाम से ही जानी जाएगी, क्योंकि अब इसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया है। अब तक लीची विदेश तो जाती थी, लेकिन नाम बिहार का नहीं होता था। निर्यातक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर थे। माना जा रहा है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली बार कृषि हैकाथॉन का आयोजन। 3 अप्रैल 2021 को भागलपुर जिले में स्थित कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहली बार कृषि हैकाथॉन आयोजित की गई। वर्चुअल रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित देश भर के 10 कृषि विश्वविद्यालयों के 35 छात्रों की टीम ने हिस्सा लिया। देश में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय में एग्रो हैकाथॉन का आयोजन किया गया। यह कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेजी लाने का सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है। मुजफ्फरपुर में खुलेगा 400 करोड़ की लागत वाला मेगा फूड पार्क। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने
इस बाबत कहा कि मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है। 400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दिशा में खर्च किए जाएंगे। ठीक है, मतलब मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और मतलब जो 100 करोड़ रुपए हैं वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की दिशा में खर्च किए जाएंगे और पार्क के अंदर 30 उद्योग स्थापित किए जाएंगे। 300 करोड़ रुपए इन उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में खर्च किए जाएंगे। मतलब 100 करोड़ जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और 30 जो है वो इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में। बिहार बालू खनन नीति 2019 में संशोधन। 17 जून 2022 को बिहार सरकार ने बिहार बालू खनन नीति 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिसमें अब डीएम ई नीलामी सह निविदा के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में चिन्हित बालू घाटों को अगले 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती करेंगे। बालू घाटों की बंदोबस्ती शुल्क में पिछले वर्षों की तुलना में 50% की वृद्धि की गई है। बालू घाटों की बंदोबस्ती में सुरक्षित जमा राशि और प्रतिभूति राशि को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022। 8 जून 2022 को बिहार सरकार ने बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बिहार को इस क्षेत्र के घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश के प्रमुख संभावित केंद्र के रूप में विकसित करना तथा कपड़ा और चमड़ा व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन देना है। देश के सबसे बड़े सोने के भंडार को खोज की अनुमति है ना। 28 मई 2022 को बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, विदित हो कि राज्य का खान और भू विज्ञान विभाग जमुई में सोने के भंडार की खोज के लिए जीएसआई को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सहित अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहा है। विदित हो कि जीएसआई के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे जमुई जिले में करमाटिया, झाझा और सोनो जैसे क्षेत्रों में सोने की उपस्थिति का संकेत मिला था। उल्लेखनीय है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। विदित हो कि बिहार में 222.885 मिलियन टन सोना धातु है, जो देश के कुल सोने भंडार का 44% है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022। 26 मई 2022 को बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। सरकार द्वारा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति सहित कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। प्रदेश के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस नीति के माध्यम से बिहार वस्त्र एवं चर्म उद्योग के क्षेत्र में एक हब के रूप में स्थापित होगा। बिहार में वस्त्र एवं चर्म उद्योग में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों को राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी तथा इसके अलावा इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को सरकार प्रत्येक महीने 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का वेतन सहयोग भी देगी। आइए चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कला संस्कृति के बारे में। कला एवं संस्कृति के बाद में जो विविध है ना, वो स्टार्ट करेंगे और विविध हम अगले नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें यहीं तक रखेंगे। कला संस्कृति, थारू और सुरजापुरी भाषा। 12 जून 2022 को बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यकारी निर्देशक विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में बोली जाने वाली 2 बोलियां थारू और सुरजापुरी विलुप्त होने के संकट का सामना कर रही हैं। गहन और विस्तृत जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि थारू भाषा विलुप्त होने की कगार पर है, जबकि सुरजापुरी में विविधताएं देखी जा रही हैं। विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि यदि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ये दोनों भाषाएं भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और बांग्ला में घुल मिल जाएंगे। इस्कान मंदिर पटना। 3 मई 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बुद्ध मार्ग पर अवस्थित प्रसिद्ध नवनिर्मित इस्कान मंदिर का लोकार्पण किया। विदित हो कि राधा कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का शिलान्यास वर्ष 2007 में किया गया था और वर्ष 2010 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कि 2010 में पूर्ण हुआ।
यह बिहार का सबसे बड़ा और लोक प्रसिद्ध आकर्षक मंदिर है, जिसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसे आम जनों के दर्शन हेतु खोल दिया गया। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फुट है। 100 करोड़ की लागत से 10 वर्षों में नाग शैली में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ है। प्राचीन तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस मंदिर को 84 खंभों पर बनाया गया है। मंदिर में प्रभु के अलग अलग रूप को भी दिखाया गया है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला अप्रैल 2022 में समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड के अंतर्गत इंद्रवारा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा केवल धाम राजकीय मेले का उद्घाटन किया। यह मेला निषाद समाज का राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। विदित हो कि यह मेला चैत्र मास के नवरात्र में सप्तमी तिथि से शुरू होकर 10वीं तक आयोजित किया जाता है। वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया। तो पूछा जा सकता है ना कि बाबा केवल धाम राजकीय मेला कहाँ पर लगता है, तो समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड के अंतर्गत इंद्रवारा गांव में। बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 23 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय के 164वें उत्सव को संबोधित किया। यह उत्सव वीर कुंवर सिंह की जन्म व कर्मभूमि जगदीशपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया। इस विजयोत्सव में एक साथ 77,993 झंडे फहराकर सर्वाधिक झंडे फहराने का रिकॉर्ड बनाया गया। विदित हो कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था। वैशाली महोत्सव अप्रैल 2022 में वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर भगवान महावीर स्वामी के जयंती के रूप में हाजीपुर में वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा किया गया। अभी उप मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, ठीक है, तो आप तेजस्वी यादव जी का नाम लेंगे वहाँ पर। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री अप्रैल 2022 में उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने विभिन्न उपबंधों द्वारा अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का निर्णय लिया है। इसके लिए संस्थान ने विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़न के साथ उपबंध करने का निर्णय लिया गया है। विदित हो कि यह निर्णय बिहार के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। साथ ही यह बिहार के हस्तशिल्पों को एक वैश्विक मंच भी प्रदान करेगा। बिहार संग्रहालय समिति की नवगठित शासी निकाय की पहली बैठक 26 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार संग्रहालय समिति की नवगठित शासी निकाय की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और आपकी प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। और सॉरी, ये बीच में एक्चुअली स्क्रॉल हो जाता है ना, तो ओके, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अब देखिए 7 अगस्त को क्या होगा, बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इस दिन राज्य के बच्चे बच्चियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर संग्रहालय का भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही बैठक में महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को, बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को एवं बिहार दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को बिहार म्यूजियम में निःशुल्क भ्रमण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। विदित हो कि पटना म्यूजियम संग्रहालय का भी विस्तार करने के साथ साथ पटना म्यूजियम संग्रहालय और बिहार म्यूजियम संग्रहालय को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है ताकि पर्यटक दोनों संग्रहालयों का एक साथ अवलोकन कर सकें। जनवरी 2022 में बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की संरचना में परिवर्तन करते हुए इसके अध्यक्ष पद का दायित्व मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया था, जबकि इससे पूर्व में यह दायित्व विकास आयुक्त के पास था। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे सारे सेगमेंट्स ख़त्म हुए। अब हमारा ये जो विविध वाला है ना, तो ये आप देख सकते होंगे कि काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो ये जो विविध वाला सेगमेंट है तो इसे हम लोग अगले उसमें करेंगे। विविध जो हो गया, सूचकांक हो गया, चर्चित व्यक्तित्व हो गए, है ना, तो आप इसी तरह से करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और बस लगे रहिए। ठीक है, रिज़ल्ट क्या होगा ये मत सोचिए, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, कोई नहीं रोक सकता, चाहे सीट्स कितनी भी कम हो। सब लगे रहिए, मेहनत कीजिए।